देखो सुन, अब क्या पढ़ने वाले अपन, पेनक्रियास है ना, पेनक्रियास। अपन ने एड्रिनल ग्लैंड पूरा पढ़ लिया, एनसीईआरटी भी पढ़ लिया उसकी। अब ये पेनक्रियास बाकी है ना अपना। देखो देखो देखो, अब जो पेनक्रियास है अपना, वो बेसिकली दो हार्मोन सिक्रेट करता है। जो अपना पेनक्रियास है ना, वो दो हार्मोन सिक्रेट करता है। अब जिनके बारे में तुमने सुने होंगे, इंसुलिन, इंसुलिन इंसुलिन के बारे में सुनते रहते अपन बारह, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, है ना। अब देखो, ग्लाइकोजन एक अलग चीज थी, ग्लूकागॉन एक हार्मोन है। तो हमारा जो पेनक्रियास है वो दो हार्मोन सिक्रेट करता है, एक है इंसुलिन, इंसुलिन, और दूसरा है क्या, ग्लूकागॉन। ठीक है, ग्लूकागॉन और इंसुलिन, ये दोनों हार्मोन मिलकर, देखो अपन ने पहले पढ़ चुके थे कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है वो अपने कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं, ये पढ़े थे। अब वापस से ये वहां पर आ गए। अब क्या बोला, जॉइंटली मेंटेन ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इन ब्लड, वो भी करता है, वो बढ़ाने का काम करता है, लेकिन ये दोनों अपोजिटली मिलकर क्या करने वाले हैं, जो हमारा ग्लूकोज लेवल है वो ब्लड में कंट्रोल करने वाले। जिस तरीके से कैल्शियम लेवल का, कैल्शियम का मैकेनिज्म पढ़े थे अपन, हाँ, एंटागोनिस्ट मैकेनिज्म, कि भाई एक कैल्शियम लेवल को कम करने वाला अगर बढ़ गया तो दूसरा अगर कम हो गया तो बढ़ाकर नॉर्मल पे लाने वाला है। इसी तरीके से इंसुलिन और ग्लूकागॉन भी दोनों ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करने वाले, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने वाले। यानी जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स थे वो क्या थे, स्ट्रेस की कंडीशन में, टेंशन में जब है इंसान, तो क्या करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज का बढ़ा रहे थे अमाउंट, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या करने वाले, नॉर्मल कंडीशन में ब्लड में ग्लूकोज को रेगुलेट करने वाले, यानी ब्लड में ग्लूकोज को कम भी नहीं होने देंगे और ज्यादा भी नहीं होने देंगे। हाँ, टेंशन के टाइम पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिर्फ और सिर्फ बढ़ाने वाला काम करें। क्या बोले, नहीं, इमरजेंसी सिचुएशन वाले वो हो गए, वो कैटाकोलामाइंस हो गए। हाँ, स्ट्रेस कब हो सकते हैं अपन, क्योंकि जब स्ट्रेस की कंडीशन है तो उस टाइम पर, यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोले तो वो सिर्फ बढ़ाने का काम करते। क्या करते, ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर भरपूर कर देते हो, सब तोड़ ताड़ के जिसका भी हुआ वो सब। ये कैसा काम करने वाले, ये नॉर्मल कंडीशन, अगर तुमने खाना खाया फॉर एग्जाम्पल, अब खाने में तुमने बहुत सारी ग्लूकोज ले ली, बहुत सारी, तो ये बहुत सारी ग्लूकोज को एकदम से ब्लड में ज्यादा होने नहीं देंगे, है ना, क्योंकि एकदम से तुम्हारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो फिर तुमको डायबिटीज रहेंगी, है ना। तो वो प्रॉब्लम करती है, वो यूरिन के थ्रू बाहर आती है एक्सेस ग्लूकोज, तो इसलिए उसको क्या करेंगे, कम करेंगे, ब्लड से निकाल निकाल के स्टोर करेंगे उसको। और एकदम ब्लड में कम हो गई ग्लूकोज, तो फिर जहां से स्टोर करते वहां से निकाल निकाल के ब्लड में डालेंगे। कौन, ये दोनों हार्मोन। अब किस तरीके से काम करते हो देखते, तुमको समझ में आया। देखो, जैसा अपन ने कैल्शियम पढ़े थे, अगर कैल्शियम कम हो गई ब्लड में, तो जो अपना कौन सा हार्मोन था, टीसीटी था कि पीटीएच था, पीटीएच, पीटीएच क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है ना, और टीसीटी अगर बढ़ गई तो कम करने का। बिल्कुल, तो ये दोनों भी एक नॉर्मल एक रेट है या फिर एक नॉर्मल अमाउंट है जितनी होना चाहिए ब्लड में ग्लूकोज, उससे अगर बढ़ गई, फॉर एग्जाम्पल देखो, उससे अगर बढ़ गई, है ना, ज्यादा हो गई, तो इंसुलिन इस बढ़ी हुई को नॉर्मल पे ला लेगा। और ये ग्लूकागॉन अगर कम हो गई तो ये ग्लूकागॉन क्या करेंगे, इस कम को नॉर्मल पे ला लेंगे। समझे ना बात, इंसुलिन इस बढ़ी हुई को नॉर्मल पे ला लेगा, ग्लूकागॉन इस कम को नॉर्मल पे ला लेगा। इस तरीके से दोनों काम करते। चलो अब देखते कैसा काम करते, देखो, बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, तो देखो, जॉइंटली क्या बोल सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं, जॉइंटली मेंटेन ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इन ब्लड, यानी होम्योस्टेसिस यानी सेम रखना, स्टैसिस बोले तो स्टैसिस बोले तो रोक कर रखना, होम्यो बोले तो सेम अमाउंट पर या फिर सेम कॉन्सेंट्रेशन पे रोक कर रख देना, यानी ग्लूकोज की जो ब्लड की जो ग्लूकोज लेवल है, हाँ, उसको नॉर्मल रखना, उसको कम भी नहीं होने देना, ज्यादा भी नहीं होने रखना, एक लेवल में रखना उसको, ठीक है। होम्योस्टेसिस क्लियर हो गया, मैंने तुमको पकड़ के रख दिया तो उसको क्या बोलूंगा मैं, होम्योस्टेसिस, एक जगह रोक के रख दिया उसको, तो इसीलिए उसको बोलते हैं जॉइंटली, ये दोनों मिलकर क्या करने वाले, होम्योस्टेसिस ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल करने वाले, ठीक है। चलो अब देखो किस तरीके से काम करते हैं, देखो ये क्या करता है तुम्हारा, अभी बोला मैंने, बोलो ये क्या करेगा, देखो ये क्या करेगा, हाइपो करेगा या हाइपर करेगा, बोलो, हाइपो करने वाला है, हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं इसको, ग्लाइसीमिक हार्मोन, देखो, यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कम करने वाला हार्मोन। इसका फंक्शन कैसा है, हाइपोग्लाइसीमिक फंक्शन है ना, तो हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है, और ये उसका उल्टा है, इसका पहला पॉइंट क्या देंगे, बोलो, हाइपर ग्लाइसीमिक, है ना, हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन, हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन,
ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। यानी ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने वाला है और ये बढ़ाने वाला है। ठीक है, चलो अब इंसुलिन किस तरीके से, देखो क्यों बोले अपने हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, क्योंकि इसका ओवरऑल फंक्शन क्या है, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। क्या है फंक्शन बोलो, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना, कम हो गई तो ठीक है। और इसको अपन ने हाइपोग्लाइसेमिक क्यों बोले बोलो, क्योंकि इसका ओवरऑल फंक्शन है ग्लूकोज लेवल को कम करना ब्लड में। ठीक है, हाँ, यानी एकदम से दोनों भी साथ में काम नहीं करते। अगर कम हो गई तो कौन आने वाला है, ग्लाइकोजन, ग्लूकागॉन। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गई तो कौन आने वाला है, ग्लूकागॉन। अगर हमने बहुत सारा ग्लूकोज खाया, ये मीठा खा रहा है, आज शादी में चले गए थे, खूब दो तीन 4-5 कटोरे चलन दिए है ना मीठे की, तो फिर क्या होगा, एकदम से ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएंगे। तो उसको मेंटेन करने के लिए कौन आने वाला है, इंसुलिन। समझ में आ रही है ना बात, चलो ठीक, दोनों मेंटेन कर जाता है। इसीलिए जो डायबिटीज के पेशेंट है उनको मीठा क्यों नहीं खाने देते, क्योंकि उनका इंसुलिन इफेक्ट हो जाता है, इंसुलिन नहीं रहता उनकी बॉडी में। तो अब अगर उन्होंने मीठा खाया तो उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। हाँ तो लेते ना, तो अपन देखेंगे, तुमने डॉक्टर उनको मीठा खाने से मना कर देता, डॉक्टर बोलता तुम मीठा नहीं खा सकते, चाय में शक्कर भी नहीं चलती। क्यों, क्योंकि अब अगर उन्होंने ग्लूकोज ले लिए या फिर मीठा कुछ खाया उनकी बॉडी के अंदर, बहुत सारी चीजें उनको मना कर देता हूँ है ना। तो अगर उनकी बॉडी में अगर ग्लूकोज रहा अब, तो ये इंसुलिन था ही नहीं, अब कौन रेगुलेट करेगा फिर ब्लड ग्लूकोज, कोई रेगुलेट करने वाला नहीं। इसीलिए अब ग्लूकोज जो है ब्लड में से कम करने वाला कोई है नहीं, तो एज इट इज ग्लूकोज ब्लड में रह जाएगा, उससे उनकी लेवल और बढ़ेगी ग्लूकोज की। इसीलिए उनको डॉक्टर क्या बोलते हैं कि तुम शक्कर मीठा वाटा कुछ खाओ ही मत। वो देखने वाले अपन देखते हैं उसको क्या होता। ठीक है, अभी सब समझो, पहले फंक्शन समझो। एक आइडिया है तुम्हारे को, फंक्शन समझ में है, एक आइडिया है कि इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है और ग्लूकागॉन बढ़ाता है। ठीक है, चलो इंसुलिन अब देखो किस तरीके से कम करें, अपन ने बोल दिया, फंक्शन तो यही क्लियर होगा, बस यही फंक्शन है उसका, ये कम करेगा ये बढ़ाएगा, लेकिन कैसा, देखो ये क्या करने वाले, इंसुलिन इंक्रीजेस सेलुलर अपटेक, यानी क्या बोलने वाले, सेल को बोलेगा कि तुम काम करना चालू करो, जिन को भी ग्लूकोज आओ लेकर जाओ ऐसा बोलेगा, ऐलान करेगा। अब सेल आएंगे और ग्लूकोज लेकर जाएंगे, चलो भाई हमारे पास ग्लूकोज बहुत है, जिसको लग रहा है आओ लेकर जाओ, तो सेल सब आएंगे अपने अपने ग्लूकोज लेना चालू कर देंगे। यानी सेल ग्लूकोज का इस्तेमाल चालू कर देंगे, जिसको एनर्जी बनाना है वो एनर्जी बना रहा है, जिसको स्टोर करके रखना है वो इस ग्लूकोज को फैट की फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रखना, सिंपल है ना। तो सेलुलर अपटेक बढ़ा दिया, यानी सेल यानी जो अपना जो ग्लूकोज का खजाना है ना वो लुटाना चालू कर दिया, चलो आओ ऐलान कर दिया पूरा। जैसे अब जैसे बादशाह का एक खजाना रहता है, तो वो खजाने में सारा पैसा स्टोर करके रखता है। अब बादशाह ने ऐलान कर दिया कि चलो हमारा खजाना खुल गया, जिसको जो लगता वो आकर लेकर जाओ, तो खजाना खाली हो जाएगा ना। तो उसी तरीके से तो ये हमारा ब्लड का जो ग्लूकोज का खजाना है, ये अगर बढ़ गया हमारे ब्लड में तो क्या होने वाला है, इंसुलिन ऐलान कर देगा कि भाई जिसको जितना ग्लूकोज लगता आओ और लेकर जाओ, तो सारे सेल भिड़ जाएंगे और पूरा ग्लूकोज खत्म है ना। तो इस तरीके से सेलुलर अपटेक बढ़ जाएगा बोलते है ना। एकदम से पूरा ग्लूकोज खत्म नहीं होगा, लेकिन ये बोल दिया कि भाई ये खत्म करने का एक जरिया है, ग्लूकोज को कम करने का जरिया है, कि सेलुलर अपटेक बढ़ गया, इंक्रीजेस सेलुलर अपटेक, सेल को चालू कर दिया, बिल्कुल ग्लूकोज का इस्तेमाल करना चालू कर दिया, सिंपल। इंक्रीजेस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, इसको बोलते हैं अपन ग्लाइकोलाइसिस। इसको क्या बोलते हैं बोलो, ग्लाइकोलाइसिस। पढ़े थे कल, ग्लाइकोलाइसिस क्या बोलते थे, हाँ ग्लूकोज का यूज, ग्लूकोज को यूज करके जो CO2 और H2O बनाते ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। पढ़े थे ग्लाइकोलाइसिस, चलो बढ़िया। चलो ये हो गया, समझ में आया ना, मतलब क्या करता है जो इंसुलिन है, हाँ उसके लिए इंक्रीज हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस। तो ये क्या करने वाला है, सेलुलर अपटेक बढ़ा देने वाला है, यानी सेल को परमिशन दे दिया, फुल परमिशन है, जिसको जितना लगता है ग्लूकोज इस्तेमाल करो। तो सारे सेल क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज को यूज कर रहे हैं, ग्लूकोज को तोड़कर CO2 वाटर और एनर्जी बना ले रहे, ATP है ना, ATP है ना। तो ये बना लेंगे ATP। इसका जस्ट रिवर्स ये करने वाला है, अगर ग्लूकोज ब्लड में कम हो गया तो ये क्या करेगा, सबको ऑर्डर करेगा, एक ने भी अगर बेटा ग्लूकोज को हाथ लगाया तो तंगना छूट जाएगी तुम्हारी, कौन, ग्लूकागॉन। तो ये क्या करने वाला है, जस्ट इसका उल्टा फंक्शन, कुछ भी नहीं, डिक्रीजेस सेल्यूलर अपटेक, मतलब सेल में से ग्लूकोज निकालने का नहीं, ग्लूकोज निकालने वाला नहीं, जो सेल यूज कर रहे थे उनको बोलेगा हाथ नहीं लगाना ग्लूकोज, समझ में नहीं।
बात समझ में आ रही? ग्लूकोज को हाथ नहीं लगाना है। ये नहीं रुक जाएगा ना खदाना जैसे फॉर एग्जाम्पल बादशाह ने बोल दिया कि आज से एक भी रुपए किसी को मिलने वाला नहीं है खदाने से, तो खदाना जितना है उतना बच तो जाएगा कम से कम, वापस नहीं छीनेगा तुम्हारे घर से पैसे ला ला खजाने में डालो, ऐसा कभी ऑर्डर नहीं आएगा। लेकिन अब खजाने से किसी को पैसा नहीं मिलने वाला, तो अब ब्लड से किसी को ग्लूकोज नहीं मिलने वाला। इसका ऑर्डर कौन करेगा? ये कौन बोलेगा? ग्लूकागॉन बोलेगा। इससे क्या होगा? इससे नॉर्मल भी नहीं आएगा, इससे बचेगा और कम होने से बच जाएगा, समझे? ग्लूकोज लेवल और नीचे जाने से बच जाएंगे। अब नॉर्मल पे किस तरीके से आता है वो देखते हैं, है ना? देखो सबसे पहले क्या है, फॉर एग्जाम्पल बहुत ढेर हो गया तुम्हारे पास, पैसा बहुत हो गया, तुमने बोले यार क्या करूँ इतना पैसा, तुमने ऐलान कर दिया शहर में मेरे पास बहुत पैसा आके लेकर जाओ, तो क्या होगा? चले जाएंगे, तुम्हारा पैसा कम होना चालू हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे पास पैसे खत्म हो रहे, तुमने ऐलान कर दी यार सॉरी अब मैं किसी को पैसे नहीं दे सकता, तो अब जितने उतने बच जाएंगे ना तुम्हारे पास में, उससे आ जाएंगे तुम्हारे पास। तुमने ऐसा ऐलान करे तो मैं किसी को पैसे नहीं दे सकता, तो लोग तुम्हारे पैसे ला के देने चालू कर देंगे, नहीं बोलेंगे देना देवता चूल्हे में जाओ कुछ भी करो, समझ में आ रही ना बात? तो अभी जो है ये सेलुलर अपटेक कम कर देने से उसके पास जितना ग्लूकोज है वो प्रिवेंट हो गया, अभी जितना ब्लड में ग्लूकोज है वो बच गया, समझे ना बात? तो ग्लूकागॉन ने क्या करा? सेलुलर अपटेक को रोक दिया, डिक्रीजेस सेलुलर अपटेक, कि भाई अब किसी सेल को भी ग्लूकोज नहीं मिलने वाला, ठीक है? चलो अब देखो तीसरा जो है उसका पॉइंट तो समझ में आएगा, दोनों में बस अपन अपोजिट चलने वाले, इधर ऑर्डर दिया अपटेक करने का, इधर इसने रोक दिया। बढ़ जाएगा तो ऑर्डर देंगे यूज करने का, और अगर कम हो जाएगा तो रोक देंगे, डिक्रीज कर देंगे सेलुलर अपटेक। देखो डिक्रीज बोले तो रोक नहीं होता, बोले डिक्रीज कर देने बोले तो ऐसा नहीं, कम कर दे रहे ऐसा नहीं, डिक्रीज बोले तो स्टॉप सेलुलर अपटेक बोल सकते हैं। सेल यूज ही नहीं करेंगे तो रुक ही गए ना, फिर वो अब जो यूज कर रहे थे उसको तुमने रोक दिए, उसको डिक्रीज कर दिया, सिंपल, नहीं बात समझ? चलो अब तीसरा पॉइंट क्या है? इंसुलिन क्या करता? देखो अगर बढ़ गया तो इंसुलिन क्या करता है? थर्ड पॉइंट, जो अपने हेपेटिक सेल्स रहते, क्या रहते? हेपेटिक सेल्स। तो मैंने तुमको एक बताया था पोर्टल सर्कुलेशन, हेपेटो पोर्टल सर्कुलेशन बताया था, उसमें क्या होता? जो अपनी इंटेस्टाइन रहती वहां से डायरेक्ट वेन ब्लड में न जाकर, वेना कावा में न जाके, इंटेस्टाइन की जो वेन रहती ना, इंटेस्टाइन से हर ऑर्गन से एक वेन निकलती और वो कहाँ जाके खुलती? वेना कावा में, है ना? ऐसा बोले थे बोले। लेकिन इंटेस्टाइन की वेन डायरेक्टली वेना कावा में न खुलकर पहले लिवर जाती है, क्यों? क्योंकि जो तुमने फूड एब्जॉर्ब करे वो डायरेक्ट हार्ट में जाकर पहले लिवर में जाता है, वहां पर जो चीजें स्टोर करना है वो स्टोर हो जाती है, ये बात मालूम? तो उसी का फंक्शन है। देखो हेपेटिक सेल्स और एडिपोसाइट्स कौन से देखो, हेपेटिक सेल्स एंड एडिपोसाइट्स, हाँ एडिपोसाइट्स बोले तो जो फैट स्टोरिंग सेल है, ऐसे सेल्स एडिपोसाइट, एडिपोज टिश्यू बोलते हैं ना, एडिपोज टिश्यू जिसके अंदर फैट स्टोर होता है, तो एडिपोसाइट्स। तो इंसुलिन क्या करेगा? इनको ऑर्डर देगा, हेपेटोसाइट्स और एडिपोज टिश्यू स्टिमुलेट करेगा और इनको बोलेगा तुम क्या करो, तुम करो क्या? ग्लाइकोजेनेसिस। क्या करने को बोलेगा? ग्लाइकोजेनेसिस। बोलो क्या होता है ग्लाइकोजेनेसिस? ग्लूकोज, हाँ ग्लाइकोजन कैसे बनने वाले? ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, यानी ग्लूकोज क्या तुम्हारी, क्या बोला था ग्लूकोज को? गन्ने का जूस बोले थे। ये क्या है अपना? बोलो गन्ने का जूस, है ना? तो वो ग्लाइकोजन ओलाइसिस है वो, हाँ। तो गन्ने के जूस से शक्कर बनना, स्टोर करके रख लेना तुम उसको। देखो अभी ब्लड में शक्कर बहुत हो गई, फॉर एग्जाम्पल ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत हो गया, तो ग्लूकोज को क्या करे तुमने? भाई ऐसा ग्लूकोज तो नहीं हो सकता, कुछ काम का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने तुम्हारे पास 2-3 ड्रम गन्ने का जूस भेज दिया, अब तुम क्या बोलेंगे कि भाई चलो भाई गन्ने का जूस उठाओ फ्रिज में रख दो, थोड़ा थोड़ा रोज शक्कर में या फिर चाय में डाल के पियेंगे पूरा, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, काला हो जाएगा। तुम क्या करेंगे? उसकी शक्कर बना के रख लें। तो यही हुआ यहाँ पर भी, इंसुलिन अभी तुमने बहुत खाना खा लिया तो बढ़िया, तुम्हारे ब्लड में एकदम ग्लूकोज लेवल हाई हो गया, तो बॉडी क्या करने वाली है? उस ग्लूकोज को 2 फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में और फैट की फॉर्म में। तो उसी ग्लूकोज को क्या करने वाली है? बोलो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या करने वाली? स्टोर करने वाली। इसी को तो अपन देखो ग्लाइको यानी ग्लाइकोजन, जेनेसिस यानी बनाना, ग्लाइकोजन को बनाना। तो गन्ने के जूस से, शुगर केन जूस से क्या बनाने वाले? बोला शुगर। तो मतलब हेपेटिक सेल और एडिपोसाइट सेल, हाँ ये समझने के लिए, अगर तुमको समझ में आया तो फिर इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, ये समझने के लिए बता रहे। तो तुम ऐसा बोले कि भाई शुगर में इसको बोल रहा है, अगर ऐसा नहीं है, एक समझने के लिए सिर्फ बस। हाँ हेपेटोसाइट्स भी करते हैं और एडिपोसाइट्स भी करते हैं, फैट में, हाँ फैट में स्टोर करते हैं।
तो ये दोनों भी कर सकते हैं, अपन स्पेसिफिक नहीं बोल सकते कि भाई यहाँ पर एडिपोसाइट्स में ग्लाइकोजन भी स्टोर हो सकता है, फैट भी स्टोर हो सकता है, हेपेटोसाइट्स में भी ग्लाइकोजन भी स्टोर हो सकता है, फैट भी स्टोर हो सकता है। लीवर में वो भी हो सकता है, जो फैट के सेल है अपनी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुए, हाँ फैले हुए, तो मतलब वो फैले हुए ना, वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कुछ भी नहीं, ये क्या बोलेंगे, देखो इंसुलिन क्या बोलेंगे, हेपेटोसाइट्स को एडिपोस बोलेंगे। यार देखो पहले तो उसने क्या बोल दिया, सेल को बोल दिया, पूरी परमिशन दी थी, जिसको जितना लगता यूज कर लो। फिर क्या बोला, यार पैसा बहुत हो गया, क्या करना पैसे का, तो फिर कई फॉर एग्जाम्पल ये चेक बनाने वाले है ना, समझने के लिए बता, जैसे ये चेक बनाने वाले, इन्होंने क्या बोला, तो चलो चेक बनाने वालों को ऑर्डर दे दिया, तुम और चेक बनाना चालू करो। अब इन्होंने करोड़ों रुपए का चेक बनाना चालू कर दिया। अब जैसे इन्होंने करोड़ों रुपए के चेक बनाए तो पैसे महफूज हो गए। इन्होंने क्या करे, जो तुम्हारे पास शुगर पड़ी हुई थी, पैसा पड़े हुआ था, उसको चेक की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो कम जगह घेरेंगे ना वो। अब तुम्हारे पास पूरा शहर भर के पैसा हो गया। अब इतना पैसा क्या करेंगे तुम, रखने की जगह नहीं है तुम्हारे पास में, पूरा ब्लॉक कर दी तुमने शहर। तो फिर क्या करने वाले, तुमने बुलाया फॉर एग्जाम्पल अदर अदर कंट्री से चेक बनाने वाले, उन्होंने लेकर चले गए, एक दो ट्रॉली लेकर चले गए उन्होंने, और तुम्हारे को 2-3 चेक दे दिए, तुमने घर पे रख दिए चेक, तुम्हारा पैसा भी महफूज हो गया और जगह भी कम लग गई, है ना। तो ग्लूकोज रखने का भी तो दिक्कत है ना अपने को। तो इसी एडिपोसाइट और जो ये है हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट, उसको सिंपल समझो। चलो अगर नहीं समझ में आया तो सिंपल देखो, क्या करने वाला, इंसुलिन एडिपोसाइट को और हेपेटोसाइट को ऑर्डर देगा कि तुम क्या करो, ये जो ग्लूकोज मेरे पास पड़ा हुआ है इसको स्टोर करो, इसको क्या करो, कन्वर्ट करो ग्लाइकोजन में और उसको स्टोर करो, सिंपल। तो वो ग्लाइकोजेनेसिस चालू कर देंगे और इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने पास में स्टोर कर लेंगे। आई बात समझ, सिंपल। चलो इसी का जस्ट रिवर्स ग्लूकागॉन करने वाला है। अब अगर फॉर एग्जांपल कमी आ गई, तुम्हारे पास दिक्कत आ गई, तो क्या करने वाले बोलो, जो तुमने चेक उठा के रखे थे उसको यूज करेंगे नहीं करेंगे, कि उसको वैसे रहने देंगे, वैसे रहने देंगे, यूज करेंगे ना, बिल्कुल। अगर तुम्हारे पास दिक्कत आ गई, अब तुम्हारे पास पैसे की कमी आ गई, तो जो तुमने चेक बना के रखे थे, जो स्टोर करके रखे थे, उसको यूज कर लो, सिंपल। हाँ तो ये एडिपोज, बिल्कुल एडिपोज टिश्यू, देखो हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोज टिश्यू पर क्या करेगा, और इसकी उल्टी प्रोसेस चालू कर देगा। अभी तुमने ग्लाइकोजन बनाए थे ना, अब ग्लाइकोजन ओलाइसिस करेगा। देखो ग्लाइकोलाइसिस नहीं करने वाला, क्या करने वाला है बोलो, ग्लाइकोजन ओलाइसिस। तो ये कंफ्यूज कर सकता है यहाँ पर। हाँ ग्लाइकोजेनेसिस करेगा, बिल्कुल। और ये जो एडिपोसाइट्स और हेपेटिक सेल्स को ऑर्डर देकर ये क्या करने वाला है, ग्लाइकोजन ओलाइसिस करने वाला है ना, बिल्कुल। हाँ ग्लाइकोजन, देखो पूरा पूरा आया ना, तो पूरा आया तो क्या बोलते हैं अपन, ग्लाइकोजन ओलाइसिस, ओलाइसिस यानी तोड़ना। तो ग्लाइकोजन को पूरा आ गया तो इसका मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ना, आधा आया ग्लाइकोलाइसिस, इसका मतलब ग्लूकोज को तोड़ना, समझे ना बात। हाँ ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज को तोड़ना। तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं कर रहा है, ग्लाइकोलाइसिस करने में तो फिर उल्टा काम हो जाएगा, है ना। तो ये क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन ओलाइसिस कर रहा है, क्या कर रहा है बोलो, ओलाइसिस कर रहा है, सिंपल। अब पहले तुम्हारे पास कम है, अगर और जोड़ डालेंगे तुम ग्लूकोज, हाँ अगर ग्लाइकोलाइसिस दे रही है यहाँ पर तो बहुत कम, बहुत बेहतर है काम। अब तुम्हारे पास पहले ही कम है, अब तुम उसमें भी और तोड़ के डाल दे रहे हो, तो फिर काम होगा क्या, नहीं। अगर तुमने सेल को ऑर्डर दे दिया भाई ग्लूकोज को तोड़ो, तुम्हारे पास पहले ही कम था, अब तुमने ऑर्डर दे दिया तोड़ो, फिर तो और कम हो जाएगा, है ना। तो ये क्या करने वाला है, ग्लाइकोजन ओलाइसिस, जो स्टोर फॉर्म है पैसे का, उसको कन्वर्ट करने वाला है। कंफ्यूज तो नहीं हो गए, कन्वर्ट तो नहीं, कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना। अब देखो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास पैसे कम है, तुमने बोले मेरे पास जिसको जिसको होना आके लेकर चले जाओ, तो इसी को तो ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं अपन। सेल को बोलते हैं यूज करो, यानी ग्लूकोज को तोड़ो, इसी को तो ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं ना अपन। अगर कम हो गया बढ़ाने के वास्ते क्या करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस कम करने के वास्ते हमने उसको जमा कर दिया, मतलब एक कंडेंस कर दिया उसको, बिल्कुल, कम हो गया। अब अगर उसको बढ़ाने का है तो उसको कम, यही बात समझ। तो चीजें आसान है, तुमको बस अभी थोड़ा कंफ्यूज जा रहा हूँ, इसको एक दो मिनट में पढ़ेंगे तुमको इजी चल जाएगा, समझ में आई बात। तो ये ग्लाइकोजन क्या करने वाला है, बढ़ाने वाला है ना, तो क्या करेगा ग्लाइकोजन ओलाइसिस, यानी हेपेटोसाइट्स और एडिपोज टिश्यू ने जो स्टोर करके रखे थे किसको, ग्लूकोज को, अब उनको बोलेगा वापस से कन्वर्ट करो, यानी ग्लूकोज को, ये जो हाँ ग्लाइकोजन को, बिल्कुल ग्लाइकोजन और फैट की फॉर्म में, तो अपन फैट को इग्नोर मारे, फैट भी है उसमें, फैट भी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते, यानी समझ सकते हैं। देखो हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स ने क्या करे थे, ग्लूकोज को स्टोर कर थे, सिंपल। तो किस फॉर्म में करे थे, ग्लाइकोजन की और फैट की फॉर्म में। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, ग्लाइकोजन और फैट को बोल रहे हैं चलो टूटो और ग्लूकोज वापस बना के दे दो हमारा, समझ में आई बात।
मतलब वो लिपोलाइसिस करना पड़ेगा करने के रास्ते से अकल में आया था ये अब वापस शक्कर से तुम्हारा जर्नी बना। लिपोलाइसिस भी करना पड़ेगा ना हाँ वो सारी चीजें अभी देखो, अभी तो सिंपल ही पढ़े अपन, अभी तो ही पढ़े। एक तो पढ़े जो ग्लूकोज है उसको स्टोर कर रहे हैं फैट और ग्लाइकोजन की फॉर्म में, एक क्या करे वापस उसको तोड़ दे रहे, मतलब इतने ही पढ़े। बाकी सारी चीजें करता हुआ देखने वाले हैं। वो देखो लिपोलाइसिस और प्रोटीलाइसिस एकदम स्ट्रेस में टेंशन में है तो वो तुम्हारा ग्लू क्या कौन करता बोलो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पढ़े थे ना वो। हाँ यहाँ पर आता कि नहीं आता देखते हैं अभी, चलो ठीक है। क्या तक समझ में यहाँ तक सिंपल है। देखो क्या बोले अपने इंसुलिन के बारे में अभी तक 3 पॉइंट पढ़ चुके हैं। सबसे पहले बोले इंसुलिन इज हाइपो या हाइपर, हाइपो कम करने वाला, ग्लूकागॉन हाइपर। अब ये हाइपो है तो किस तरीके से कम किस तरीके से करेगा, सबसे पहले क्या करेगा कम करना है, इसके पास बहुत आएगा तो क्या बोलेगा सेल को बोल देगा सेलुलर अपटेक बढ़ा देगा, यूज करो। अगर कम हो गया तो ये क्या बोलेगा अब किसी ने हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, हाँ सेलुलर अपटेक रोक देगा। दूसरी चीज ये क्या करेगा, इसके पास में अगर बहुत आ गया इंसुलिन के पास में, ये क्या बोलेगा कि भाई एडिपोसाइट्स को और जो हेपेटोसाइट्स है ना, यानी लीवर के सेल्स और जो एडिपोस टिश्यू के जो सेल है उनको बोलेगा कि तुम अब स्टोर करना चालू करो, क्योंकि मेरे पास में ग्लूकोज बहुत हो गया, अब तुम क्या करो उसको स्टोर करके फैट और ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर दो, ठीक है कन्वर्ट करके रखो। तो ये इंसुलिन बोलेगा। इसी का जस्ट उल्टा कौन करेगा अगर कम हो गया तो, ग्लूकागॉन। अगर ब्लड में ग्लूकोज कम हो गया तो क्या बोलेगा जो स्टोर फॉर्म है फैट की फॉर्म में चर्बी की फॉर्म में, इसीलिए तो जब अब मोटा हो गया इंसान तो क्या बोलते हैं डाइटिंग चालू करो। डाइटिंग में क्या होता, अब तुमने खाना नहीं खाया 2 दिन तक, तुम्हारे पास जो स्टोर फैट है वो पिघलना चालू होती है। मोटा किस लिए होता है इंसान, चर्बी से तो मोटा होता है ना, मोटे इंसान में क्या रहती है चर्बी रहती है, फैट रहती है। तो वो फैट अगर जब तुम खाना नहीं खाएंगे तो ये ग्लाइकोजन ग्लूकागॉन क्या बोलेगा यार खाने की जरूरत है, काम तो तुम कर ही रहे, सो तो नहीं गए, तो काम कर रहे हैं लेकिन तुम्हारे पास में खाना नहीं है पेट में, तो वो फैट अब टूटना चालू होती है। कौन तोड़ता है, ग्लूकागॉन तोड़ते हैं। वो फैट टूटेंगी और उससे ग्लूकोज बनेगा। यहीं तक देखे अपने, इसके अलावा कुछ देखे नहीं देखे। तो अगर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है तो उसको क्या बोले अपने ग्लाइकोलाइसिस, सॉरी ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। और ग्लाइकोजन टूट के अगर ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन ग्लाइकोजेनेसिस, और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज ग्लाइकोजन ओलाइसिस, ग्लाइकोजन ओलाइसिस। सिंपल है तो सिंपल। चलो अब देखो तो इससे क्या हो जाने वाला है हाइपोग्लाइसीमिया। अब ये सारी चीजें तुमने कर ली तो इंसुलिन से क्या होने वाला है हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम कम हो जाएगा। और अगर कम हो गया तो इसने जो काम करा उससे बढ़ जाएंगे, हाइपरग्लाइसीमिया। सिंपल। अब देखो मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज, यानी अगर देखा जाए, अगर मैं पूछूं तुमको कि बताओ इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज की किधर मूवमेंट कर रहा है, ब्लड से टिश्यू के अंदर कर रहा है या फिर टिश्यू से ब्लड में। इंसुलिन जो है मेरा इंसुलिन अभी मालूम पड़ गया ना उसका फंक्शन। मैं पूछा सवाल कि जो इंसुलिन है जो ब्लड में जो ग्लूकोज मौजूद है तो उसको हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स में भेज रहा या फिर हेपेटोसाइट्स एडिपोसाइट के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर है उसको ब्लड में डाल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ब्लड में बढ़ गया ना अभी, तो बढ़ गया तो जहां बढ़ गया वहां से काम की तरफ डालेगा। ग्लाइकोजेनेसिस करो तो ग्लाइकोजन जो बनी वो है बिल्कुल, तो यानी वो ब्लड से टिश्यू में स्टोर कर रहा है, ब्लड से ले जाके टिश्यू में स्टोर कर रहा है। इसी का जस्ट उल्टा कौन करने वाला है बोलो, हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट से ब्लड में डाल देगा। ग्लूकागॉन सिंपल है ना एकदम, बस तुमको रिवर्स मारना है, सिंपल। ब्लड से हेपेटोसाइट्स एडिपोसाइट्स में किसने डाला, इंसुलिन ने। हेपेटोसाइट्स एडिपोसाइट्स से ब्लड में किसने डाला, ग्लूकागॉन ने। सिंपल। चलो तो देखो दो लोग कौन कौन, देखो यहां पर एक इंफॉर्मेशन और लिख लो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कौन कौन बढ़ाते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेस बाय, बोलो किसने किसने बढ़ाया, ग्लूकागॉन और कौन था बोलो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो कैटेकोलामाइन एकदम वो बढ़ाते नहीं, वो जरूरत पड़ने पर डालते थोड़ा सा, वो ब्रेक डाउन करते हैं। नहीं वही एनर्जी की जरूरत है ना अभी अपने को, तो एकदम ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ा देंगे ब्लड का, वो क्या करेंगे जरूरत पड़ने पर कमी ना हो जाए इसलिए वो डालेंगे सिर्फ, समझे बात। तो अगर तुमने भागना चालू कर दिए तो तुम्हारा ब्लड का ग्लूकोज, हाँ नहीं वो कैटेकोलामाइन्स जो तुम बात कर रहे हैं ना, कैटेकोलामाइन्स, अब तुम्हारे पीछे कुत्ता लग गया, अब तुम भाग रहे तो भागने के दौरान एनर्जी लगेगी ना, तो एनर्जी की कमी ना हो इसलिए वो देने वाले, तो उससे लेवल नहीं बढ़ेगा तुम्हारा, टेंशन में लेवल बढ़ जाएगा। हाँ यानी अगर तुम टेंशन के अंदर है तो कॉर्टिसोल जो काम करता उससे ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, समझे ना बात। हाँ यानी उतना बढ़ाते नहीं ना, छोटी चीज है बस। हाँ तो दो मेन हार्मोन है जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ाएंगे, वो है ग्लूकागॉन, एक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स।
समझे बात? कागज तो ये एक अलग पॉइंट है, ये एक अलग पॉइंट। देखो यहाँ पर अपना पेनक्रियास का चक्कर पूरा खत्म हो गया, यहाँ पर पूरा एंड हो गया पेनक्रियास। ये 2 पॉइंट है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूकागॉन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ा है, सिंपल। तो अपन ने पूरा जो अपना वो था ना, क्या बोलेंगे इसको, पेनक्रियास, उसका पूरा पेनक्रिया निकाल दिया, समझ में? अच्छे से बढ़िया थे। अब एनसीईआरटी का निकालने का अपने को पेनक्रिया, ठीक है। अब देखो उसके बाद में अपन थोड़ा और दूसरे टिश्यू पढ़ लेते, फिर उसके बाद में एनसीईआरटी साथ में पढ़ेंगे। बोलो क्या बोल रहे? कैटेकोलामाइन भी बढ़ा था? नहीं, वो गलत होगा। कैटेकोलामाइन ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ाता, ठीक है ना। वो सिर्फ क्या करता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस करके कम नहीं होने देता है। देखो कम नहीं होने देता एक अलग बात है, बढ़ाने की एक अलग बात है। समझ में आई ना बात तुम्हारे को? बिल्कुल। पेनक्रियास के अंदर अभी अपन पढ़ने वाले ना एनसीईआरटी, तो समझ में आएगा। पहले तुमको पेनक्रियास के 2 हार्मोन थे, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, उनके फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गए, एकदम चकाचक, ठीक है। चलो बढ़िया। अब देखो कुछ अपन ने क्या बोले थे, एक तो बड़े बड़े ग्लैंड के बारे में अपन सब पढ़ चुके हैं, जितने ग्लैंड थे ना उनके बारे में सब पढ़ चुके। टेस्टिस और ओवरीज बाकी रही, ये रिप्रोडक्शन में पढ़ने वाले आगे जाके, ठीक। अब क्या करेंगे अपन ने बोले थे कि ऐसा नहीं है कि जो ग्लैंड है वही सिर्फ हमारा एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं, ग्लैंड के अलावा भी जो कुछ डिफ्यूज टिश्यू है ना, अलग अलग जो मौजूद जो टिश्यू है वो भी हार्मोन रिलीज करते हैं, तो वो भी हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का ही पार्ट है। बात समझ में आती है? चलो तो अपन वो पढ़ने वाले, जैसे फॉर एग्जांपल देखो सबसे पहला हार्ट है ना। हार्ट सबसे पहले, हार्ट क्या करता है, देखो हार्ट क्या करने वाला है बोलो जरा। जो अपना हार्ट है, हार्ट ब्लड प्रेशर बढ़ाने का या कम करेगा, इसका अपन हार्मोन पढ़ चुके हैं। किडनी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, कम करेगा, बिल्कुल कम करने वाला है ना। तो ये हार्ट क्या करता है, एएनएफ रिलीज करता है। एएनएफ कब रिलीज करता है बोलो, अगर ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया, ब्लड प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो हार्ट की जो मसल है, एट्रियल वॉल ऑफ द हार्ट, क्या बोले अपने, एट्रियल वॉल ऑफ द हार्ट, है ना। एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट क्या रिलीज करेगा, एएनएफ। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ रहा तो एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट रिलीज करेगा, हार्ट का जो एट्रियम है वो एएनएफ रिलीज करेगा, बिल्कुल। वेंट्रिकल एट्रियम, एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट रिलीजेस एएनएफ। हाँ बिल्कुल, दोनों एट्रियम, राइट लेफ्ट कुछ नहीं है, दोनों एट्रियम है ना। तो एट्रियल वॉल, क्योंकि अपन ने बोले ना, अब देखो अपन ग्लैंड की बात नहीं कर रहे, ग्लैंड की बात करके स्पेसिफिक हार्ट में कोई ग्लैंड नहीं है जो एएनएफ रिलीज करेगा, उसकी वॉल ही यानी उसका टिश्यू, हार्ट एक टिश्यू, हार्ट का जो टिश्यू है वो रिलीज करने वाला हार्मोन, और वो कौन सा हार्मोन रिलीज करने वाला है, एएनएफ। तो एएनएफ क्या हो गया, हार्मोन हो गया, समझे ना बात। एएनएफ क्या हो गया, एक हार्मोन हो गया, जो कौन रिलीज करता है, एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट रिलीज करता है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो हार्ट एएनएफ रिलीज करेगा, एएनएफ की वजह से ब्लड प्रेशर और बढ़ेगा, सिंपल। तो एएनएफ की वजह से एट्रियल नाइट्रिक यूरेटिक फैक्टर, एएनएफ का फुल फॉर्म क्या है, एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर, है ना। नाइट्री यूरेटिक फैक्टर, डायूरेसिस पढ़े थे, एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर, ठीक। चलो उसके बाद में डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स भी इसका फंक्शन है। एक तो ब्लड प्रेशर कैसा कम करेगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा। तो फॉर एग्जांपल तुमने पाइप लगा, छोटा सा पाइप लगा, वो पाइप में बहुत प्रेशर से पानी आ रहा है, तो तुम क्या करो, उस छोटे पाइप को हटा के बड़ा पाइप लगा दो, का मतलब जो वेन्स आएंगी वो प्रेशर कम हो जाएगा, सिंपल बात है ना। वो जो वेन्स आएंगी इसमें वो बढ़ाएंगे, मतलब पूरी बॉडी के बढ़ा देंगे, पूरी बॉडी की जो वेन्स है ना उसको डायलेट कर देगा, वेन्स को वेसल्स को डायलेट कर देगा, थोड़ा फैला देगा, जो भी इसमें वो ला दी ब्लड उनको सबको बढ़ा देगा, उन सबको थोड़ा डायलेट कर देगा। अब जैसे वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाता है ना, तुमने देखे होंगे। और जब पानी कम आता तो अपन क्या करते, सामने हाथ ऐसे उंगली लगा देते, तो उंगली से प्रेशर बढ़ जाता, और उंगली हटा दी तो प्रेशर और कम हो जाता। तो इसका मतलब क्या है, अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो जाने वाला है। तो अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर रिलीज होगा, वो क्या कर देगा, वैसो डायलेशन, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा। जैसे ही ब्लड वेसल डायलेट हो गई, फैल गई, तो प्रेशर खुद ब खुद कम हो जाएगा। समझ में आई बात? चलो ब्लड हो गया, हार्ट समझ में आएगा, कुछ भी नहीं है इसमें, एएनएफ का फंक्शन है बस सिर्फ। अब देखो पहले भी पढ़ चुके अपन हार्ट के बारे में। अब उसके बाद में थी अपनी किडनी, किडनी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके तुम लोग। किडनी देखो, किडनी क्या करने वाली है, किडनी की जो वो है, क्या पढ़े थे अपन ने, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, यानी डीसीटी, क्या क्या पढ़े थे बोलो, एफेरेंट आर्टियोल, है ना। और डीसीटी के कांटेक्ट में उनका वो लोकेशन है, सेलुलर मॉडिफिकेशन, एफेरेंट, ठीक है, एफेरेंट, हाँ एफेरेंट आर्ट्रियोल प्लस कौन सी थी बोलो, डीसीटी, डीसीटी
यानी फॉर एग्जाम्पल ये एफेरेंट आर्टियोल जा रही है ना, ऐसी ये, हाँ एफेरेंट आर्टियोल और ये डीसीडी है यहाँ पर, ठीक है। तो जहां पर दोनों कॉन्टैक्ट में आते हैं, जहां पर दोनों नजदीक आते हैं, है ना, जहां पर दोनों नजदीक आते हैं, तो यहाँ के सेल जो है वो मॉडिफाई हो जाते हैं, यहाँ के सेल क्या होते हैं, मॉडिफाई होते हैं, दोनों जगहों के, है ना। हाँ, तो बस ये जो एरिया है ना, जो कॉन्टैक्ट में आने से जो एरिया हुआ, उनके दोनों के कॉन्टैक्ट में आने से जो यहाँ का फॉर एग्जाम्पल ये एफेरेंट आर्टियोल और ये अपनी डीसीडी, अब ये कॉन्टैक्ट में आ गए, तो यहाँ के सेल मॉडिफाई हो गए, तो इनका एक फंक्शन एक्स्ट्रा आया उनके पास, मॉडिफाई हो गए बोले तो उनको तुमने एक स्पेशल फंक्शन दे दी, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपनी जो पुलिस रहती है, फॉर एग्जाम्पल आर्मी रहती है, तो आर्मी एक नॉर्मल आर्मी रहती है, एक स्पेशल फोर्सेस रहती है, कोई पर्टिकुलर काम के लिए मॉडिफाई करेंगे, तो आर्मी तो वो भी है, लेकिन साथ साथ जैसे कमांडो, आर्मी के अलावा भी कुछ और रहते हैं, है ना, आर्मी के अलावा भी उनके पास स्पेशलिटीज रहती है, अलग अलग कंडीशन में इसमें जाकर वो काम कर सकते हैं, तो वो रहे तुम्हारे कमांडो। अब कमांडो क्या है, आर्मी का तो फंक्शन करेंगे ही करेंगे, लेकिन जहां पर नॉर्मल आर्मी काम नहीं कर सकती वहां पर भी वो काम कर सकते हैं, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में, यानी एक काम उनको और बढ़ा दिए, तो स्पेशल फंक्शन बोलो तो क्या होगा, मॉडिफिकेशन का बोलते हैं अपन, कि जो काम है देखो ये यहाँ से जो जो लिक्विड पास करना है, ब्लड पास करना है, वो तो करेगा ही करेगा, साथ साथ वो कुछ हार्मोन भी रिलीज करेगा, इस तरीके से उसको मॉडिफाई कर दिए। बात समझ आती है ना, चलो। तो अब उनने ये भी बोल दिया, एफेरेंट आर्टियोल और डीसीटी का जो जगह है उस जगह पर क्या होंगे, सेल्स मॉडिफाई हो गए और क्या बना लिए बोलो, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस के जो सेल है, जे जी सेल, कौन से सेल, जे जी सेल, ये क्या रिलीज करने वाले, रेनिन, डबल एन वाला है सिंगल एन वाला, सिंगल एन, हाँ रेनिन, ठीक है। चलो, तो किडनी जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या रिलीज करेगा, एरिथ्रोपोइटिन भी रिलीज करता है, रेनिन भी रिलीज करता है, तो अब यहाँ पर अपने रेनिन की बात नहीं करनी है, एरिथ्रोपोइटिन की बात करनी है ना। चलो, ये जो जेजी सेल्स है, देखो रेनिन की बात तो अपन किडनी में कर चुके, यहाँ पर अपन एरिथ्रोपोइटिन की बात करते हैं, दूसरा हार्मोन। देखो जेजी सेल, जेजी सेल, देखो रेनिन क्या करेगा, रेनिन जीएफआर का रेट बढ़ाने वाला है, वो एक अलग हो गया। अब यहाँ जो बात करने वाले जेजी सेल्स, वो क्या रिलीज करेंगी, पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन, क्या नाम है उसका, एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रो से क्या समझ में आ रहा है, एरिथ्रो, हाँ एरिथ्रोपोइटिन, पोइटिन, ठीक है ना। यानी इसका मतलब क्या है, तुमने उन लोगों को देखे फॉर एग्जांपल जो हिली एरियाज पे रहते है ना, जो पहाड़ों पे रहते हैं ना, तो वहां पर पहाड़ पे क्या होता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता। देखो जैसे पानी है, तो पानी में तुम जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा ना, ऊपर का पानी तुमको ज्यादा वेट लगा देगा। फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई वेट रख दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दीवार है, तो दीवार में अगर तुमने एक ईंट के नीचे हाथ उंगली अटका है तुम्हारी, तो एक ईंट का वेट तुम्हारी उंगली झेल लेंगी। अब तुमने पूरी दीवार के नीचे उंगली रख दी तो पूरी दीवार का प्रेशर तुम्हारी उंगली पर आएगा, और उंगली तुम निकालेंगे जब तो उंगली कट कर ही निकलेगी, उंगली रहेगी वहां पर नहीं रहेगी ना, बली चल जाएगी तुम्हारी उंगली की दीवार के अंदर। समझ मेरी बात, यानी नीचे नीचे जाने से प्रेशर बढ़ता है और ऊपर ऊपर जाने से प्रेशर। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो ये दीवार है ना, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर उंगली लगाऊं, इतनी दीवार है मेरी फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पर उंगली लगाऊं तो सिर्फ इतना प्रेशर आएगा, लेकिन मैं यहाँ उंगली डालू तो इतना पूरा प्रेशर, और यहाँ उंगली रख दूँ तो पूरे बोर्ड का प्रेशर। तो जैसा जैसा नीचे जाते प्रेशर बढ़ते रहेगा। तो उसी तरीके से एटमॉस्फेयर भी अपने को यहाँ दिखता नहीं, लेकिन जो ये एटमॉस्फेयर है अपने ऊपर कम से कम 3 हाथियों के वजन के बराबर प्रेशर लगाते। कितना, 3 हाथियों के वजन। लेकिन वो कुदरत बोलना मालिक की कि अपना ब्लड जो है उसी प्रेशर से सर्कुलेट करते रहता है, इसलिए अपने को प्रेशर फील ही नहीं हो पाता है ना। तो अगर हम ऊपर चले गए तो ब्लड का तो प्रेशर उतना ही बढ़े, ब्लड तो उसी प्रेशर से है ना। अगर हम ऊपर चले गए तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो गया, तो एटमॉस्फेयर का जब प्रेशर कम हो जाता तो उसमें ऑक्सीजन कम हो जाता, तो हमको लेने में दिक्कत आती है ना। ऑक्सीजन कम हो जाती है इनडायरेक्टली, तो हमको सांस लेने में दिक्कत आती है। ये चीज समझने वाले हैं तुम बाद में भी। अभी इतना याद रखो कि हिली एरियाज में जाने से ऑक्सीजन कम हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो गया तो हमारे सेल्स तक ऑक्सीजन कम पहुंचेंगे, इसीलिए सेल क्या करते, इरिथ्रोपोइसिस करके, ये टर्म बोल रहे थे टीचर, इरिथ्रोपोइसिस यानी आरबीसी का फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस। तो इरिथ्रोपोइटिन क्या करने वाला है, आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी प्रोडक्शन। बस इतना याद रखिए, काम खत्म। अब कब करता, क्या करता, जब हिली एरियाज में चले गए, ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो गया, सेल तक ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है, तो उस डिमांड को बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन की डिमांड को बढ़ाने के लिए, अब देखो जितनी ज्यादा गाड़ी रही, अपन ने क्या बोले, आरबीसी के अंदर क्या रहता, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या रहती है, एक गाड़ी रहती है जिसमें कौन बैठता है, ऑक्सीजन बैठता है। तो अगर तुमने नंबर ऑफ कार्स बढ़ा दिए तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी ना ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचने की। तो इस तरीके से समझे। अगर तुमको सिंपल याद रखना है, बाद में समझ लेना इस चीज को। अभी सिंपल याद रखो कि किडनी क्या करती है, जे जी सेल
रेनिन के अलावा एक और हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम क्या है, पेप्टाइड हार्मोन, और वो इरिथ्रोपोइटिन। कौन है वो? इरिथ्रोपोइटिन। जेगी सेल से तो उसके अलावा हाँ, रेनिन के अलावा एक और हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन। वो इरिथ्रोपोइसिस करता है, यानी आरबीसी का प्रोडक्शन करता है। क्या करता है बोलो? आरबीसी का प्रोडक्शन करता है। तो इसीलिए अगर तुम हिली एरियाज के लोगों को देखें तो उनके अंदर आरबीसी का अमाउंट अपने से ज्यादा रहता। अपने पास में कितना रहता? 5.5 to 5.5 मिलियन, है ना? तो उनके पास में 6-7 मिलियन ऐसा कुछ हो सकता है, बढ़ जाता है उनका अमाउंट, बढ़ जाता है। तो अगर पहाड़ पर अगर 2-3 महीने 1-2 साल जाकर रह गया अपन, तो अपना भी क्या होगा, आरबीसी का अमाउंट बढ़ जाएगा। समझे भाई? चलो, तो इरिथ्रोपोइटिन का फंक्शन समझ में आया। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं उसको, ठीक है। अब देखो, अपन ने बोले थे कि जो स्टमक है अपना, अपनी बॉडी का कोई ऐसा ऑर्गन है ही नहीं जिसको अपना दिमाग और जो ये एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर कंट्रोल नहीं कर रहे, है ना? तो अपन ने देखो हाँ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ये जो है ना, ये जो पैसे दूसरी के हिली एरिया पे जाने पर के पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, जनरली वहीं पर होता है क्योंकि वहीं जरूरत है ना। इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन रिलीज होगा वो किसी वजह से होगा। फॉर एग्जांपल कुछ कम हो गए तुम्हारी आरबीसी, तो वो उसको स्टिमुलेट करेगा। तो अगर तुम हिली एरियाज पे चले गए तो ये चीज वो चीज इसको स्टिमुलेट करती है। अपने को वो सारा पूरा मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, तो समझाने के लिए बताया सिर्फ मैंने। हाँ बस उस टाइम पर तो वो भी नहीं पढ़ना है, अपने को क्या पढ़ना है, सिर्फ इतनी बात कि जेजी सेल के अंदर एक रीजन है, जस्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस में एक सेल है जेजी सेल, जो क्या करता है, इरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। वो इरिथ्रोपोइटिन इरिथ्रोपोइसिस करता है, यानी आरबीसी का प्रोडक्शन करता है। खत्म, यही बस समझ, बस इतना याद रखना है। वो तो मैंने कहानी तुमको समझाने के लिए बताया कि क्यों करता, कैसे करता, कब करेगा, है ना? वो सिर्फ इतनी कहानी थी, उसके बारे में नहीं भी याद रखे तो चलेगा तुम्हें, ठीक है। चलो, अब क्या बोले अपने, वो नीड वाला जी कहानी बना के देता है। फॉर एग्जांपल तुम हिली एरियाज पे गए तो बोलो कौन सा हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा, आरबीसी प्रोडक्शन कब होगा, ये सब तो इसलिए याद रखना अच्छा है। देखो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी जो पेट का और इंटेस्टाइन का जो रास्ता है ना अपना, यानी सिंपल बोलता हमारी गट, सिंपल बोलता हमारी गट। तो अपने हार्ट में लिख ली, हार्ट में एक टिश्यू है जो एएनएफ एट्रियल वॉल, वो क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है। कौन से वाला कर रहा है, एएनएफ, है ना? किडनी ने कौन सा की, इरिथ्रोपोइटिन, डिथ्रोपोइटिन, रेनिन, इरिथ्रोपोइटिन। अब ये कौन सा करने वाला है, ये करने वाला है 4 मेजर हार्मोन्स। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हमारे 4 मेजर हार्मोन है। सबसे पहला कौन सा है, देखो 4 मेजर हार्मोन्स। उसमें जो सबसे पहला वाला है वो है तुम्हारा गैस्ट्रिन, है ना? गैस्ट्रिन, उसके बाद में सिक्रेटिन, हाँ कॉलीसिस्टोकाइनिन, और चौथा है उसमें गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है। देखो, ये 4 मेजर हार्मोन तुम्हारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, यानी तुम्हारी जो पूरी गट है वो रिलीज करती है यहाँ से, यानी माउथ से लेकर वो एनएस तक क्या है। तो जनरली वो पेट से चालू होती है, वो जो हार्मोन रिलीज होते हैं ना, वो तो माउथ में तो कुछ नहीं रहता, इसोफेगस में भी कुछ नहीं है। तो जनरली स्टमक और जो आगे के इंटेस्टाइन है वही हार्मोन रिलीज करने वाली। देखो, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कॉलीसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स, ये 4 हार्मोन कौन रिलीज करेंगे बोलो, तुम्हारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। चलो, अब एक एक का फंक्शन, बिल्कुल स्टमक और इंटेस्टाइन का सिंपल बोल तो ये पूरी गटी आ जाएंगे अपनी। नॉर्मल बोल तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अपना पूरा गटी आ जाता है ना। यानी स्टमक और स्पेसिफिकली स्टमक और इंटेस्टाइन, नाम में ही ना, गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है, स्टमक, इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन, और ट्रैक बोले तो रास्ता। समझे बात? चलो, तो 4 मेजर हार्मोन है। अब चारों के फंक्शन देख लेते हैं। देखो, 4 मेजर हार्मोन है, उनके चारों के फंक्शन। सबसे पहला गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन का फंक्शन क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब देखो, अपने को डाइजेशन कट हो गया, लेकिन ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है, स्टमक में ग्लैंड है जो क्या करता है, जो प्रोटीन वाली जो हार्मोन्स है ना, जो वो है ना एंजाइम्स, वो रिलीज करता है। तो ये क्या करेंगे गैस्ट्रिन जाकर, अब वो जो ग्लैंड का जो रिलीज है वो डिपेंड करता है गैस्ट्रिन। जब तक गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा, पेट जब तक गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज नहीं करता, तब तक कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड अपनी जो एंजाइम है वो रिलीज नहीं करेगी। जब जाकर ये गैस्ट्रिन इस ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा, तभी वो जो ग्लैंड है वो एंजाइम्स रिलीज करने वाले, है ना। तो जो हमारा जो स्टमक है, उसकी जो टिश्यू है, उसने गैस्ट्रिन रिलीज करा, वो गैस्ट्रिन जाकर एक्ट करा किसके ऊपर बोलो, गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर। तब जाकर फिर ये जो है इसका जो फंक्शन है, जो एंजाइम्स है, हाँ पेप्टाइड हार्मोन, जो पेप्टाइड एंजाइम्स रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, पेप्टाइडेज,
पेप्सिनोजन। तो वो चीफ सेल जो रहते, चीफ सेल और जो अपने वो रहते ना, तो वो सेल फिर वो पेप्टाइड जो प्रोटीन को डाइजेस्टिंग जो एंजाइम्स रहती है वो रिलीज करते हैं। उसके बगैर वो एंजाइम्स रिलीज होने वाली नहीं। सिंपल बोले तो ये गैस्ट्रिन जाकर इसके ऊपर ऐड करेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर, तब जाकर ये एंजाइम्स रिलीज करेगा, एंजाइम्स रिलीज करेगा। तो कौन से देखो एंजाइम्स भी रिलीज करता है, साथ साथ HCl भी रिलीज करता है। तो एंजाइम और HCl कब रिलीज करेंगे, और कौन सी हार्मोन एंजाइम रहती है, पेप्सिनोजन रहती है। नहीं, पेप्सिनोजन, ठीक है, पेप्सिनोजन एंजाइम रिलीज करेंगे, है ना। तो देखो गैस्ट्रिन ने जाकर ऐड करा गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर, गैस्ट्रिक ग्लैंड ने HCl और पेप्सिनोजन एंजाइम रिलीज किया। सिंपल है बात समझ। चलो देखो ऐसा भी लिख सकते फॉर एग्जांपल, देखो ये फॉर एग्जांपल स्टमक है अपना, ठीक है, स्टमक है, तो स्टमक के अंदर ये तुम्हारा गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये क्या है बोलो, गैस्ट्रिक ग्लैंड। हाँ, तो ऐसा मान लो कि ये जो है तुम्हारा स्टमक का टिश्यू, ये स्टमक के टिश्यू ने क्या है, कौन सा हार्मोन रिलीज किया, गैस्ट्रिन। ये गैस्ट्रिन इस ग्लैंड पे जाकर एक्ट किया, तब जाकर इस ग्लैंड ने HCl और पेप्सिनोजन रिलीज किया। आई बात समझो, स्टमक के टिश्यू ने गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज किया, गैस्ट्रिन हार्मोन इस ग्लैंड पर जाकर एक्ट किया, इस ग्लैंड ने फिर HCl और पेप्सिनोजन रिलीज किया। आई ना बात समझ। चलिए अब देखो उसके बाद में सिक्रेटिन की बात करते हैं ना। सिक्रेटिन सिक्रेटिन क्या करने वाले, सिक्रेटिन जाकर एक्ट करेंगे अपने एक्सोक्राइन पेनक्रियास पर, काय पर, एक्सोक्राइन पेनक्रियास, ठीक है। चलो पेनक्रियास के दो पार्ट हैं, पेनक्रियास को अपन पढ़े थे डाइजेशन में, पेनक्रियास को हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, उसके अंदर एक्सोक्राइन पोर्शन भी रहता है, एंडोक्राइन भी, यानी हार्मोन रिलीज, हाँ हार्मोन भी रिलीज करता है। अभी अपन हार्मोन पढ़े इंसुलिन, ग्लाइकागॉन, ग्लूकागॉन, है ना। तो उसका जो एंडोक्राइन जो पोर्शन रहता है वो हार्मोन रिलीज करता है, कौन से इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ठीक है। और जो एक्सोक्राइन रहता है वो एंजाइम्स रिलीज करता है ना। तो उसी के ऊपर ऐड करेंगे, तो सिक्रेटिन ऐड करेंगे एक्सोक्राइन पेनक्रिया पर, और वहां से वाटर और बाइकार्बोनेट रिलीज करेगा, H2। बिल्कुल, एनसीईआरटी अपने ये इंफॉर्मेशन देती है, तो अपने को ये याद रखना है कि सिक्रेटिन एक्सोक्राइन पेनक्रियास पे जाकर ऐड करेगा और वाटर और ये बाइकार्बोनेट रिलीज करेगा। ये भी होता साथ में, एंजाइम तो होती ही होती, साथ में ये भी होता है। देखो ये जो है ना सिक्रेटिन, ये एंजाइम को रिलीज नहीं कर रहा था, ये बाइकार्बोनेट को और वाटर को रिलीज कर रहा है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देखे ना, तो जो सिक्रेटिन है ये बाइकार्बोनेट और वाटर का रिलीज कर रहा था पेनक्रियास, फिर एंजाइम को कौन करा था, तो करा था कॉलीसिस्टोकाइनिन। कौन करा था बोलो, कॉलीसिस्टोकाइनिन। तो कॉलीसिस्टोकाइनिन क्या करने वाला है देखो कॉलीसिस्टोकाइनिन ये क्या करेगा, ये दो पर एक्ट करता है, गॉल ब्लैडर पे भी एक्ट करता है, गॉल ब्लैडर और साथ साथ पैनक्रियास से एंजाइम्स का रिलीज कराएगा, है ना, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। और गॉल ब्लैडर से क्या रिलीज होगा, तो गॉल ब्लैडर में क्या स्टोर है, बाइल है, तो बाइल रिलीज होगा वहां से, है ना, यहाँ से, हाँ बाइल जूस, बिल्कुल खत्म, बस दो ये। तो अपन ने क्या बोले, देखो पैनक्रियास में एंजाइम तो रिलीज होते हैं, लेकिन कौन करा था, कॉलीसिस्टोकाइनिन करा था, वो नहीं करा था अपना कौन, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या करेंगे, एक्सोक्राइन पेनक्रियास से वाटर और बाइकार्बोनेट का रिलीज करेंगे। कॉलीसिस्टोकाइनिन एक तरफ गॉल ब्लैडर पर जाकर एक्ट करेंगे, वहां से बोलेंगे क्या कि तुम बाइल जूस को बोलेंगे चलो आ जाओ करके, है ना। देखो गॉल ब्लैडर रिलीज नहीं करता बाइल जूस, स्टोर करके रखा, तो उसको क्या करेंगे, बिल्कुल, तो जो स्टोर करके रखा था उसको रिलीज करने वाले, बनाने वाला नहीं है, वो बनाता नहीं बाइल जूस, ठीक है, तो वो रिलीज करने वाले वहां से सिर्फ, है ना। और पेनक्रियास जो है अपना वो क्या करने वाले, हाँ एक्सोक्राइन पेनक्रियास पैनक्रियाटिक एंजाइम को रिलीज करेंगे, कब, जब कॉलीसिस्टोकाइनिन उसके ऊपर एक्ट करेंगे, सिंपल। बिल्कुल बिल्कुल, ये हो गया अपना सारे। अब देखो एक लास्ट बचता गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स, उसके नाम में है गैस्ट्रिक बोले तो पेट, है ना, स्टमक, इनहिबिटरी यानी रोकना, पेप्टाइड्स यानी
जो प्रोटीन के हार्मोन जो स्टमक रिलीज कर रहा है उसको रोक देगा, हाँ, सिंपल। हो गया ना, हाँ, वो इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। पेप्सिन या रेनिन को हाँ, यानी देखो फॉर एग्जाम्पल तुमने खाना डाइजेस्ट हो गया, अब तुमको तुम्हारे पेट में खाना ही नहीं है, चुप स्टमक मेहनत करते बैठ रहा है, हार्मोन एंजाइम रिलीज कर रहा, तो वेस्ट जाने वाली है ना, तो कोई काम की बात नहीं है। तो जब तुम्हारे पेट में खाना नहीं है तो तब रिलीज होगा गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जो क्या करेगा, स्टमक जो एंजाइम्स रिलीज कर रहा था उसको भी रोक देगा, साथ ही साथ स्टमक की मोटिलिटी, जो चर्निंग मूवमेंट चलती रहती है स्टमक में, ऐसी ऐसी जो मूवमेंट चलती रहती है, हाँ मस्कुलर लेयर में जो मूवमेंट चलती रहती है उसको भी रोक देगा। बोलेगा खाना ही नहीं तो काय को मेहनत करते, खामोश बैठो, जब खाना आ जाएगा तब मेहनत करना। गैस्ट्रिक टिश्यू से भी होना है। बिल्कुल बिल्कुल, यही हार्मोन, ये सारे जो सारे हार्मोन पड़े ना, ये सारे के सारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के ही हार्मोन थे, सबके सब हार्मोन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट ने खुद ने रिलीज किया था और खुद उसी के ग्लैंड्स के ऊपर एक्ट करे, समझे बात। इस जो सारे हार्मोन थे चार पढ़े ना अपन, कौन से सबसे पहले पढ़े गैस्ट्रिन, उसके बाद में पढ़े सिक्रेटिन, उसके बाद में पढ़े कोलेसिस्टोकाइन, और लास्ट पढ़ रहे हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो खुद ही रिलीज कर रहा है और खुद के सिक्रीशन को कंट्रोल कर रहा है। तो स्टमक ने रिलीज करा समझो, इंटेस्टाइन ने रिलीज किया और उसी के सिक्रीशन को कंट्रोल किया। गैस्ट्रिक इनहिबिटर या एंटागोनिस्ट के में हाँ, ये जो क्या करते हैं उल्टा है, रोकते हैं बिल्कुल। जो अपना वो था क्या, गैस्ट्रिन था, तो गैस्ट्रिन ने क्या किया था, स्टमक का सिक्रीशन कराया था, है ना, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड पर जाकर एक्ट किया था और बोला था कि पेप्सिनोजन और एचसीएल रिलीज करो। अब गैस्ट्रिक इनहिबिटर ने क्या बोला कि कोई जरूरत नहीं रिलीज करने, रोक दो। प्रोटीन हाँ, हार्मोन कोई काम की बात नहीं है, रेनिन हाँ, यानी अब फूड डाइजेस्ट हो गया, स्टमक में खाना नहीं है, तो अब तुम मेहनत करो मत, खामोश बैठिए। हाँ बिल्कुल, पेप्सिनोजन और रेनिन जो है वो, अब रेनिन तो अपने इसमें नहीं रहता ना, वो तो इन्फेंट्स में रहता है ना, छोटे बच्चों में, तो अपन सिर्फ अभी पेप्सिनोजन की बात करें, इन जनरल बात करें। प्रोटीन हार्मोन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले हार्मोन है, जो स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करता है, तो ये गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड क्या बोलेगा, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो सिक्रीशन है ना, सिक्रीशन एंड मोटिलिटी रोक देगा, इनहिबिट सिक्रीशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्टमक बोल सकते हैं वो, या फिर स्टमक और पेप्टाइड हार्मोन हाँ गैस्ट्रिक, हाँ स्टमक की सिक्रीशन भी रोक देगा और मोटिलिटी भी रोक देगा, यानी जो मूवमेंट हो रही थी स्टमक में वो भी रोक देगा, साथ साथ क्या रोक देगा बोलो, क्या रोक देगा, सिक्रीशन जो एंजाइम्स रिलीज कर रहा था वो भी रोक देगा। ये बात समझ, चलो अब बस सिर्फ एक दो ही बचा अपने, फिर हो गया काम, फिर कल एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। देखो एक और है ना, क्या फंक्शन ना, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन हो गया था ना कल। देखो ग्रोथ फैक्टर्स, इसी तरीके से कुछ ग्रोथ फैक्टर्स रहते, वो क्या करते, सिक्रीटेड बाय नॉन एंडोक्राइन टिश्यू, ये कोई एंडोक्राइन टिश्यू नहीं रिलीज करता, सेल्स रिलीज करते हैं ना, इसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू, रिपेयरिंग, डिजनरेशन, ठीक है। तो देखो ग्रोथ फैक्टर यानी ग्रोथ को कंट्रोल करने वाले कुछ रहते हैं ना, ये देखो ये कौन रिलीज करता है, नॉन एंडोक्राइन टिश्यू, ठीक है। ये क्या करने वाले हैं, किसके लिए जरूरी है, आईएमपी फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स टिश्यू, नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू, और दूसरा बोल सकते हैं अपन रिपेयर, है ना, रिपेयर एंड रीजनरेशन, खत्म बात। तो भाई जो नॉर्मल टिश्यू है अपने, जो हर सेल रहते हैं ना, फॉर एग्जांपल हाथ के पैर के जो सारे सेल्स है, तो कुछ ग्रोथ फैक्टर से सेल ही रिलीज करते हैं, जो सेल्स है ना वही रिलीज करते हैं, एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ, रिपेयरिंग, रीजनरेशन ऑफ टिश्यू, है ना। तो जो ग्रोथ फैक्टर है ये एक तरीके का हार्मोन है, वो सेल्स रिलीज करते, जो बॉडी के सेल्स है वही रिलीज करते, और वो क्या करते, बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करते, जिसकी वजह से नॉर्मल ग्रोथ हो पाती है अपनी, और सेल रिपेयर, अगर कोई टिश्यू लग गई, जख्म लग गई, तो वहाँ सेल रिपेयर हो पाएगा और रीजनरेशन हो पाएगा, है ना। टिश्यू अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ कट लग गया तो ग्रोथ फैक्टर रिलीज होगा, ग्रोथ फैक्टर क्या बोलेगा कि भाई इस कट को रिपेयर करो या फिर रीजनरेट करो, सेल्स को रीजनरेट करो। मतलब ये जो ग्रोथ फैक्टर है ये अपने बॉडी का हर सेल सिक्रेट कर सकता है, बिल्कुल ऐसा मान सकते हैं अपन कि भाई जो नॉर्मल सेल है वो सेल कम करेंगे, यानी मेंटेन करेंगे, भाई एक नॉर्मल ग्रोथ कराने वाला है कि जो जितनी होना चाहिए उतनी ग्रोथ कराने वाला है, सिंपल। तो हर सेल रेगुलेट रिलीज करेंगे और बॉडी की टिश्यूज की नॉर्मल ग्रोथ करेंगे, हार्मोन की जैसी है। बिल्कुल बस ग्रोथ हार्मोन जैसे ही, सिंपल क्लोज, ठीक है, खत्म हो गया।
हार्मोन में क्लियर है ना निकल मैकेनिज्म पढ़ लेंगे कल।